बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने ये तमाम स्लाइड्स पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। आज जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का सवाल किया जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ना आए तो MCQs के अंदर लाजमी पूछ लिया जाता है, लेकिन पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली इस टॉपिक का सवाल लाजमी आया करता है। तो उस एतबार से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास होती है जी 2 टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड, दूसरी होती हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल या फंक्शन। अब बेसिकली हमारी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है उसकी जितनी भी लॉजिक होती है, यानी आप ऐसा समझ लें कि जितनी भी कोडिंग होती है वो तमाम की तमाम कोडिंग एक ही फंक्शन की मदद से की जाती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल किसे कहते हैं? याद रहे कि मॉड्यूल प्रोग्राम के किसी एक स्मॉल हिस्से को कहा जाता है। तो अब इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे जो जितनी भी इंटायर कोडिंग होती है उस तमाम कोडिंग को बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है। ठीक है। जिस एक पार्ट को हम एक मॉड्यूल का नाम जो है वो नॉर्मली देते हैं, वेयर ईच मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी। हर एक अब डिवाइड किस बेस पे करना है कि इतना कोड अलग किया जाता है और उसका मॉड्यूल बनाया जाता है जो कि कोई एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के काबिल हो। ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जिसमें सारा का सारा लॉजिक या सारी की सारी कोडिंग एक ही फंक्शन जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं उसमें की जा रही हो। जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग यानी हमारे प्रोग्राम को डिवाइड किया गया हो डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे ये एरर प्रॉन होती है, यानी इसमें एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ज़ाहिर बात है इस कोड को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इवन ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है बल्कि अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें या उसमें से कोई एरर्स को तलाश करके रिमूव करना चाहें तो ये प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस तरीके से हम एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम लिखा गया है, तो इस प्रोग्राम की मदद से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड आवर मेन फंक्शन। ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे डायरेक्टिव वर्ड निकला है ऐसी चीज़ से जो किसी को डायरेक्ट करे, गाइड करे, या ऐसा समझे कि समझाए। ठीक है। या कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। तो बेसिकली हमारा जो मेन फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन से पहले हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे कंपाइलर को गाइड करते हैं कुछ एक ऐसे फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो कंपाइलेशन से पहले रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। अब कहता है इन्वोक बाय द कंपाइलर टू प्रोसेस सम प्रोग्राम्स बिफोर कंपाइलेशन, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो काम परफॉर्म करवाते हैं जो कंपाइलेशन से पहले कंपाइलर ने करने होते हैं। ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद, अब इसकी निशानी ये है कि हम जब भी हमारे पास कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा जाएगा वो एक तो सबसे पहले कि वो किसी फंक्शन में नहीं होगा। ठीक है।
एक बात, दूसरी बात ये कि उसकी निशानी होगी कि वह हैश के साइन से हमेशा स्टार्ट हुआ करेगा। तो अब इस बुक के स्कोप के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, जिनमें एक हमारे पास डिफाइन आ जाता है और दूसरा हमारे पास इंक्लूड आ जाता है। अब सेकंड पार्ट था हमारे पास हमारा मेन फंक्शन। कहते हैं मेन फंक्शन इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। जब भी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब भी हमारा प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट करता है या उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, तो हमेशा मेन फंक्शन वो स्टार्टर पॉइंट होता है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है। तो ये हमारा वो मेन फंक्शन है जहाँ से हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड एक रिटर्न डाटा टाइप है। वॉइड इज़ अ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। यानी रिटर्न टाइप क्या होती है कि जब भी हम एक फंक्शन को कोई काम परफॉर्म करने के लिए देते हैं, वो उस काम को परफॉर्म करने के बाद हमें रिटर्न में कुछ डाटा रिटर्न करता है जब वो अपनी एग्जीक्यूशन या अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। तो अब वो किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न टाइप। अब चूँकि हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी एग्जीक्यूशन का, तो ये मेन फंक्शन कभी भी कोई ऐसी कोई डाटा जो है वो रिटर्न नहीं करता किसी भी फंक्शन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो हाँ, इसकी रिटर्न टाइप हम रखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि ब्लैंक या कुछ भी नहीं या नथिंग। हियर द वाइट इंडिकेट्स दैट द मेन फंक्शन विल रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मेन फंक्शन है वो चूँकि कॉल कोई नहीं करता, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, इसीलिए ये रिटर्न कुछ नहीं करता। वॉइड का मतलब भी होता है कुछ नहीं या खाली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके आगे ये मेन फंक्शन का नाम लिखा गया है। हियर द मेन जो वर्ड है मेन दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन मेन। ठीक है, हमारे मेन फंक्शन का नाम मेन लिखा गया है और हर फंक्शन के बाद नाम के बाद आगे हमारे पास ये सर्कल ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, जिनको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास इस फंक्शन की मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी बॉडी के अंदर एक ये फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग ये समझ लें कि हमारे जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये हमारी कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। Here printf function it is a statement of the program. Printf is actually a function which is used to print the text on the console. ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है कि ये बेसिकली हमारी पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है और हम इस मेन फंक्शन के अंदर अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास प्रिंट एफ का जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ये बेसिकली कंसोल पे टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए और भी बहुत सारे डाटा को प्रिंट करवाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इसमें ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये कंसोल के ऊपर हेलो वर्ड को प्रिंट करवाएगा। Hello world is the text which will return on the console when printf function will execute। यानी जब ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारा printf फंक्शन कॉल होगा और जब ये printf फंक्शन कॉल होगा तो वो इस फंक्शन के अंदर ये जो डबल कोटेशन के अंदर जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा एज इट इज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब इससे आगे देखें तो हमारे पास ये करली ब्रेसेस हैं जो कि हमारे मेन फंक्शन की बॉडी को डिफ़ाइन करती हैं। ये करली ब्रेसेस कहलाती हैं डिलिमिटर्स। तो कहता है दीज करली ब्रेसेस आर नोन एज डिलिमिटर्स एंड यूज टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी को डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली ये हमारी बॉडी की लिमिट्स को डिफ़ाइन या डिसाइड कर रही हैं। कभी हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाकर एंड हो रहा है।
तो ये बेसिकली हमारे मेन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर रही हैं। इसी तरह और भी जितने फंक्शन यूज़ होंगे उनकी बॉडी के लिए हम डिलिमिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और लास्टली हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम के अंदर हर एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन का साइन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सेमीकोलन का साइन बेसिकली टर्मिनेटर कहलाता है। और जैसे इंग्लिश के पैराग्राफ्स के अंदर यानी हर सेंटेंस के बाद हम डॉट लगाते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर या इवन मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमारे पास एक टर्मिनेटर होता है और यहाँ पे वो टर्मिनेटर जो है वो सेमीकोलन है। अब ये प्रोग्राम जो जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसको अगर हम अपने टर्बो C++ के अंदर लिखें तो हमारे पास टर्बो C++ के अंदर वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा यूज़ की हैं, जैसे ये getch का फंक्शन है, ये भी यानी आप समझ लें कि मेन फंक्शन के अंदर एक और स्टेटमेंट का इजाफा किया है। अब ये स्टेटमेंट क्या करती है या getch का फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इस getch के फंक्शन को ऐसे समझ लें कि ये हमारी आउटपुट को होल्ड करके रखता है जब तक हम चाहते हैं कि भी हम आउटपुट को देख सकें, हम देख पाते हैं। ठीक है, डिटेल में ये क्या करता है इसको इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जब ये फंक्शन को हम यहाँ पे रन के मेन्यू में जाकर रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड इस तरीके से हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ नज़र आएगा। तो आपको याद होगा कि हम पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल में देखी थी कि हमारे पास ये जो ब्लू स्क्रीन होती है यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और ये जो कंसोल स्क्रीन होती है ये ब्लैक कलर की होती है, इसके ऊपर हम अपनी उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की आउटपुट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। थैंक यू वेरी मच जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा ये सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।